एक्स ए को बिलोंग कर रहा है लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। किस तरह से ये समझिए, जैसे मैं ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ, ये हमारा वेन डायग्राम है। जैसे यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो बेटा ए माइनस बी ये वाला पार्ट होगा। ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब है कि ए के तो एलिमेंट आएंगे लेकिन बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए माइनस बी हो गया आपका, ए में से यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी हटा दूं, ए में से यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी हटा दूं तो मुझे ए माइनस बी मिल जाएगा। तो मुझे ए माइनस बी मिल जाएगा। कैसे? जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने ए बोला 1 2 3 5 7 9 और बी है आपका 2 4 5 7 8 9, 2 4 5 7 10। अब यदि मुझे ए माइनस बी निकालना है तो ए और बी में क्या कॉमन है पहले ये देख लो। ये 2 कॉमन है, ये 5 कॉमन है, ये 7 कॉमन है। तो ए माइनस बी बचा 1 3 9, ये हमारा ए माइनस बी बचा। तो ए में से यदि मैं कॉमन पार्ट हटा दूंगा तो मुझे ए माइनस बी मिल जाएगा। ए में से यदि मैं कॉमन पार्ट हटा दूंगा, कॉमन मतलब ए और बी का कॉमन हटा दूंगा तो मुझे ए माइनस बी मिल जाएगा। और यदि मैं बी माइनस ए की बात करूं, ये बी माइनस ए, ये बी माइनस है। तो बी माइनस से क्या हो गया, बी में से कॉमन पार्ट हटा दो, तो कॉमन पार्ट हटाया तो क्या बचा, सिर्फ 4 और 10 बचा। तो ये हमारा बी माइनस से हो गया। दिस इज बी माइनस। तो ए माइनस बी का मतलब है ए के तो एलिमेंट आएंगे लेकिन बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। या फिर हम इसको दूसरे वे में बोलें कि ए और बी का जो भी कॉमन एलिमेंट है वो नहीं आएगा। बी माइनस ए का मतलब है बी के तो एलिमेंट आएंगे लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो जो ये डॉटेड पार्ट है, तो वो डॉटेड पार्ट आपका बी में से कॉमन एलिमेंट हटा दोगे तो बी माइनस ए आ जाएगा। सो दिस इज ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। क्या डिफरेंस ऑफ सेट क्लियर है आपको कि किसी को कोई डाउट? डिफरेंस ऑफ सेट में किसी को दिक्कत है? ए में से ए और बी का कॉमन हटा दो तो ए माइनस बी मिल जाएगा, बी में से ए और बी का कॉमन हटा दो तो बी माइनस ए मिल जाएगा। चलो देखो इस पे क्या प्रॉब्लम आ चुकी है वो देखते हैं अपन। इस पे एक प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है बी माइनस ए पर, वो देखते हैं अपन। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम देखो, इफ एक्स इज सच दैट, ए सेट है हमारा, इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 and b equal to x such that x square plus 4x minus 12 इक्वल टू 0। तो मुझे b माइनस ए निकालना है। We have to find b माइनस ए। हमें b माइनस ए निकालना है। अब कैसे निकालेंगे b माइनस ए बेटा, समझना पहले हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। a इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इसके फैक्टर करो बेटा। अब फैक्टर तो करना पड़ेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। 2 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए, तो 2 के फैक्टर हो गए -1 और -2, तो x का वैल्यू 1 और 2 आ गया आपका। मतलब a आ गया हमारा 1, 2, a वैल्यू आ गया आपका 1, 2। ये a सेट आ गया। a में किसी को डाउट है? a में किसी को डाउट है? फैक्टर हो गया -1, -2, तो a का वैल्यू आ गया 1, 2, 0 करेंगे। b की वैल्यू देखो,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो गए प्लस 6 और माइनस 2, प्लस 6 माइनस 2, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 6 और 2, तो हमारा b आ गया माइनस 6,2। अब मुझे निकालना है b माइनस ए, तो b में से a का एलिमेंट कौन सा आ रहा है? b में से a का एलिमेंट कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 हटा दो, तो हमारा b माइनस ए आ गया बेटा माइनस 6। b माइनस ए आ गया हमारा माइनस 6, ये हमारा b माइनस ए आ गया। दिस इज b माइनस ए। तो a सेट आ रहा है हमारा 1,2, b सेट आ रहा है हमारा माइनस 6,2, तो b में से a का एलिमेंट हटा दो, मतलब 2 हटा दो, तो आपका बचा माइनस 6, तो b माइनस ए आ गया माइनस 6। क्लियर है? तो ये आपका b माइनस ए आ गया, इस तरह से होगा ये। तो इसे बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है। इसके बाद आता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है ये समझो बेटा। जो भी अभी क्लास में आया है, जो मॉर्निंग वाली क्लास में नहीं था, मंडे को, नेक्स्ट मंडे आपको का टेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और एनईटी, मतलब टीवीएम, टाइम वैल्यू एंड मनी। और दूसरा हमारा है सेट्स, ओनली सेट्स, जो कल तक कंप्लीट होगा हमारा, ये टीवीएम और सेट्स, इसका टेस्ट मंडे को, टीवीएम एंड सेट्स का टेस्ट। जो मॉर्निंग में नहीं आया तो उनको बता रहा हूं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब आपने a माइनस बी निकाला और b माइनस ए निकाला, दोनों का यूनियन करके लिख दिया, तो उसको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करेंगे a डेल्टा b से, a डेल्टा b। डेल्टा मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे एग्जांपल कभी आ जाए, ये है हमारा 1 2 5 7 8 9, बी आ गया 2 3 4 6 8 10। अब मुझे निकालना है ए डेल्टा बी, डेल्टा मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आप क्या करेंगे, कॉमन पार्ट को मार्क कर लेंगे पहले, ये हमारे कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट को हटा के बाकी सब लिख दो, ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाए। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। कॉमन पार्ट को हटा के सब लिख दो, जो भी कॉमन पार्ट आ रहा है बस उसको हटा दो, बाकी सब लिख दो, तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर है? क्या सिमेट्रिक डिफरेंस क्लियर है सबको? बस कॉमन पार्ट को हटा के सब लिख दो, उसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। और देखिए लास्ट है इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। Now what is complement of set? It is denoted by a dash और a की पावर c। यूनिवर्सल सेट में से एक को हटा देंगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे ये यूनिवर्सल सेट और ये है, इस एक को हटा दो तो बाकी का जो पार्ट बचा है बाहर वाला पार्ट, इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। u माइनस ए, जैसे एग्जांपल यूनिवर्सल सेट है सपोज 1 to 10,
ए है आपका 24579। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको हटा के बाकी लिख दो। 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये हमारा इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 3 6 8। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर है? अब देखो यहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, उसको वापस से अपन रिपीट करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले बोला कि ए माइनस बी, इसका मतलब है ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी, ए तो है लेकिन बी नहीं है। तो बेटा ए है बट बी नहीं है। हम ए माइनस बी को ये लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डेज। याद रखेंगे ओ यू का मतलब और, इंटरसेक्शन का मतलब एंड। तो ए एंड नॉट बी, मतलब ए तो है लेकिन बी नहीं है। तो ए माइनस बी आपका लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डेज। ए इंटरसेक्शन बी डेज आपका ए माइनस बी लिखा जाएगा। ए तो है लेकिन बी नहीं है। इसी तरह से यदि मैं बी माइनस ए की बात करूं, बी बट नॉट ए, बी तो है लेकिन ए नहीं है। बी तो है लेकिन ए नहीं है, तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन ए डेज। बी बट नॉट है, तो ए माइनस बी को आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी डेज, और बी माइनस ए को लिखोगे आप बी इंटरसेक्शन ए डेज। क्लियर है? ये ए माइनस बी और बी माइनस ए का जब भी आगे लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, ए माइनस बी ए बट नॉट बी, और बी माइनस ए बी बट नॉट ए। अब देखो कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने, नाम पर मत जाना, जो मैं नाम लिखूं उस पर मत जाना। बेटा ये अपना किसी का माइक चालू हो गया है, माइक बंद करो। नाम पे मत जाना, बस आप ये समझो ये बोल क्या रहा है। पहला लॉ ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट बोलते हैं इसको। इसमें एक दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अभी क्योंकि इस पे प्रॉब्लम भी करवाऊंगा मैं। लॉ ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। मैंने बोला नाम पे मत जाओ, आप तो ये देखो क्या होता है। ए को ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए आएगा, और ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा। ए यूनियन ए इक्वल टू ए, और ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। ए को ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए आएगा, और ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा। दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ, या आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। ए यूनियन ए इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो है आइडेंटिटी लॉ। अब देखो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल नंबर के हिसाब से बताता हूँ आइडेंटिटी। क्या बेटा किसी ने कुछ लिखा? सर एक बार रिपीट कर दो कि हो गया। अच्छा भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए का ए के साथ यूनियन करो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ए 1 2 3 4 5, और इसी को इसी के साथ यूनियन कर दो तो यही आएगा बेटा 1 2 3 4। ए को ए के साथ यूनियन करेंगे, दोनों को मिला के लिखना है, तो दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो दोनों को मिला के भी यही आएगा 1 2 3 4। तो ए यूनियन ए हमेशा किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। इसी तरह 1 2 3 4 और 1 2 3 4 में क्या कॉमन है? 1 2 3 4। इसका मतलब ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी यही आएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि ए का ए के साथ यूनियन ए आएगा, और ए का ए के साथ इंटरसेक्शन भी ए आएगा। ये बोला बेटा मैंने फर्स्ट वाला। क्लियर है अब?
सेकंड बेटा आइडेंटिटी लॉ क्या है, इसको समझाने के लिए पहले एक चीज बताता हूँ मैं। जैसे मैंने 3 में क्या ऐड करें कि 3 आ जाए, बेटा 3 में क्या ऐड करें कि 3 आ जाए, 0, बिल्कुल सही है 0। तो ए प्लस मतलब यूनियन, तो ए में क्या ऐड करें, ये यूनियन करें कि वापस से आ जाए। 0 का मतलब क्या होता है सेट में, 0 का मतलब क्या होता है कल बताया था, 0 का मतलब क्या होता है सेट में, किससे डिनोट करते हैं 5 से, वेरी गुड। तो ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, ये आपका आइडेंटिटी लो हो गया बेटा। मतलब ए को किसके साथ यूनियन करें कि ए आएगा 5 के साथ। भाई अरे क्या रिपीट करूं बेटा चिन्मय, ये तो बता मुझे। 3 को किसके साथ ऐड करेंगे, 3 आएगा 0 के साथ, और 0 मतलब नल, नल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं 5 के साथ। तो ए को 5 के साथ यूनियन करेंगे तो ए आएगा, इसलिए ए यूनियन 5 इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वापस 3 आ जाए, 1 के साथ। तो बेटा 1 को सेट में किससे डिनोट करते हैं, 1 मतलब पूरा, 1 मतलब पूरा सब कुछ, तो यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल सही है। तो ए को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा, ये आइडेंटिटी लो है। ए को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा। ये कहलाएगा आपका आइडेंटिटी लो। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी लो। क्लियर है? चलिए थर्ड, कम्यूटेटिव लो। कम्यूटेटिव लो for any two sets A and B, A को B के साथ यूनियन करो या B को A के साथ यूनियन करो, एक ही बात। For any two sets A and B, A यूनियन B करो या B यूनियन A करो, एक ही बात। A यूनियन B और B यूनियन A का वैल्यू एक ही होता है। इसी तरह A को B के साथ इंटरसेक्शन करो या B को A के साथ इंटरसेक्शन करो, एक ही बात है। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, दिस इज नोन एज क्यूमुटेटिव। ये हमारा क्यूमुटेटिव लॉ। A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन है और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन है, दिस इज क्यूमुटेटिव लॉ। उल्टा सीधा सेम, जैसे 3 प्लस 4, 4 प्लस 3, एक ही बात है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, एक ही बात। फिर आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। नवाडे एसोसिएटिव लॉ 3 सेट के लिए, और एनी 3 सेट्स एबीसी, 3 सेट एबीसी के लिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। भाई पहले ए और बी का यूनियन करो, फिर वापस सी, फिर सी के साथ यूनियन करो, या पहले बी और सी का यूनियन करो फिर ए के साथ यूनियन करो, एक ही बात। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव, इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसी तरह से ए और बी का इंटरसेक्शन करो, फिर सी के साथ इंटरसेक्शन करो, वही कुल मिला के तीनों का कॉमन निकालना है आपको। तो एक ही बात है, पहले किसी का भी कॉमन निकालो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो तीनों का कॉमन है, जो भी आएगा वही आएगा। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ये 4 रूल तो जनरल रूल है। अब इसके बाद जो 5th और 6th रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और उस पर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। 5th रूल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और 6th है हमारा डी मोर्गन्स लॉ, जिस पर पूरी आपकी यू बोलो आपकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है।
तो फिफ्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहले हम जनरल मैथमेटिक्स से समझा देते हैं। सबो मैंने कभी बोला 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 7, तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये क्या करा मैंने, इसको क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, अलग अलग कर दिया इसको। तो सेट में भी क्या होता है, इस तरह से अलग अलग हो जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह यदि मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, यहाँ पे यूनियन ले लूं, तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? अब देखो इस पे किस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है, वो पहले प्रॉब्लम बता देते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। एक मैं प्रॉब्लम बताता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने बोला ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी, तो इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना बेटा। ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ए और ए डैश में क्या कॉमन है? 5। ए और नॉट ए, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा? ए तो ए और एक नॉट ए, मतलब ए है और ए नहीं है, दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है कॉमन, दोनों अलग अलग चीज है। और मैंने बताया था 5 को किसी के साथ भी यूनियन करेंगे तो यही आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया बेटा? इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया? ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। 5 को किसी के साथ भी यूनियन करेंगे तो वापस वही की वही चीज आएगी। तो 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। बेटा ये क्या समझ में आया सबको? दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, किसी को समझ में नहीं आया हो तो। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए और ए डैश, एक तो ए और एक ए डैश, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 5। और 5 को किसी के साथ भी यूनियन करेंगे तो वापस वही आएगा ए इंटरसेक्शन। तो देखो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से लगता है। क्या समझ में आया सभी को? चलिए अब लास्ट डी मॉर्गन्स लॉ, और फिर प्रॉब्लम हम और करेंगे इस पे। अभी तो मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया है कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। अभी मैं कुछ प्रॉब्लम और करवाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद लास्ट लॉ है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। अब बेटा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है ये समझो। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है ये समझो। डी मॉर्गन्स लॉ होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट,
दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सोच रही थी शायद क्या क्या हो गया सिमोनी, क्या हो गया? ए यूनियन बी का सर ए डैश को ए बार भी बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। वो अपन जनरली वो प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उल्टा हो जाता है बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो गया इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो गया यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं तुम्हें। कभी ऐसा आ गया, इसको मुझे सोल्व करना है, कुछ नहीं उल्टा करते जाओ सबका। ए डैश का डैश ए यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन बी का बी डैश, और ये मुझे पता है ए माइनस बी होता है। ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है? ए माइनस बी होता है। तो ए डैश यूनियन बी का होल डैश हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया बेटा ए माइनस। दिस इज ए माइनस बी। देखो ये इस तरह से प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, ध्यान से देखो मैंने कैसे लगाया प्रॉपर्टी। ए डैश का डैश ए यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन बी का बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था ए माइनस बी होता है। तो ये हमारा इसका डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो ए माइनस बी आया समझ में बेटा? ये समझ में आया? अब देखो मैं कुछ वेन डायग्राम पे प्रॉब्लम करूंगा। प्रॉब्लम किस तरह की आती है अब चालू करते हैं हम प्रॉब्लम्स। बस हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ हमें क्वेश्चंस करने, सिर्फ हमें क्वेश्चंस करने। लेकिन उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले, वैसे यहाँ तो काम नहीं आएंगे सेट्स में, लेकिन ये सारे फॉर्मूले बेटा प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे। लेकिन फॉर्मूले यहीं बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला नोट है, नोट ए को ए डैश बोलते हैं। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बोला था ए बार भी बोलते हैं, तो वो जनरली मैंने क्या बोला कि वो प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं उसको। तो एन यू माइनस एन, नोट ए निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हटा दोगे तो नोट ए आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दिस विल गिव यू एन ए डैश। सेकंड एन A union B, this is equal to NA plus NB minus NA intersection B. This is the formula for NA union B. यूनियन का मतलब होता है A और B, और का मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B, कम से कम एक, दोनों भी हो सकते हैं, कम से कम एक। तो इसका फॉर्मूला बनता है Na प्लस NB। मैंने बोला ना ये यहाँ काम नहीं आएंगे, ये सब प्रोबेबिलिटी में काम में आएंगे। यहाँ तो हम वेन डायग्राम से कर लेंगे सारी प्रॉब्लम, यहाँ पर इन फॉर्मूले का कोई काम नहीं है। तो फॉर्मूला है Na यूनियन B। अभी समझाऊंगा ये आया कैसे फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बना बेटा Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। ये आया कैसे ये समझ लो। देखो जैसे ये वेन डायग्राम, जैसे मैं मान लेता हूँ इसके अंदर ए एलिमेंट है, इसके अंदर बी है और इसके अंदर सी। यदि मैं Na करता हूँ प्लस NB करता हूँ तो ए प्लस बी, ये तो ए के अंदर एलिमेंट है, प्लस बी के अंदर एलिमेंट है बी प्लस सी। जबकि यूनियन में ए प्लस बी प्लस सी आएगा तो कौन सा वैल्यू दो बार आ रहा है बेटा? बी वैल्यू आ रहा है। तो मेरे को ये बी हटाना पड़ेगा, वो है इंटरसेक्शन, इसलिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। इसलिए फॉर्मूला बना Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन। दिस इज ए यूनियन बी।
Na प्लस एन बी, क्योंकि देखो एन है, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेता हूं तो मुझे कॉमन एलिमेंट उसमें भी आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लेता हूं तो उसमें कॉमन एलिमेंट उसमें भी आएगा, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों का कॉमन एलिमेंट है वो हटा देंगे, क्योंकि दोनों में आ रहा है, एक बार कॉमन एलिमेंट हटा, इसलिए फॉर्मूला बन गया Na प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। फिर बोल रहा हूँ यहाँ काम नहीं आएगा, यहाँ मैं वेन डायग्राम से बता दूंगा सारी प्रॉब्लम, यहाँ कुछ भी काम नहीं आएगा, बस यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखना। तीसरा अभी मैंने करा था ए बट नॉट बी, याद करो, ए तो है लेकिन बी नहीं, तो याद है आपको, अभी करा था हमने आज, Na माइनस एन ए इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में से कॉमन एलिमेंट हटा दोगे तो ए बट नॉट बी आ जाएगा, ए बट नॉट बी, सब काम आएगा आपके प्रोबेबिलिटी में। बी बट नॉट है, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बी बट नॉट है, बी तो है लेकिन ए नहीं है, तो बी में से दोनों का कॉमन हटा दोगे तो हमारा बी बट नॉट ए आ जाएगा। एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो हमारा बी बट नॉट ए आ जाएगा। नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए है ना बी है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ना तो ए है ना बी है, बेटा ना ए है ना बी है, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, ए बार का उल्टा ए इंटरसेक्शन का यू, बी बार का उल्टा बी होल्ड एक्स, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ लग गया। सबका ए डेज का उल्टा ए इंटरसेक्शन का यू, बी डेज का बी होल्ड एक्स, और बेटा होल्ड डेज सेट में तो ऐसा रहेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हटा दोगे तो नाइदर ए नॉर बी आ जाएगा। ये सारी चीजें हम प्रोबेबिलिटी में दोबारा देखेंगे, ये तो अभी सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि वहां पर आपको इजी लगे, यहाँ आपका अभी कोई काम नहीं है इन फॉर्मूले का, लेकिन ये सारे फॉर्मूले एज इट इज प्रोबेबिलिटी में काम में। और लास्ट फॉर्मूला नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल्डेज डी मॉर्गन्स लॉ से, तो ये भी आ गया एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए इंटरसेक्शन, दिस इज नॉट ए और नॉट बी। ठीक है सर, इतनी सारी प्रॉपर्टी और लॉ याद कैसे रहेंगे बेटा, सब याद हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, डायरेक्ट हम जब यूज करते रहेंगे तो अपना आप याद हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, सब याद करवा दूंगा, 4 बार यूज करोगे अपना आप सब याद हो जाएगा। अभी दिखने में एक साथ पढ़ रहे हैं इसलिए अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब यूज करेंगे तब आपको याद हो जाएगा, अभी यूज नहीं किया ना इसलिए अजीब सा लग रहा है, याद रखने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, सब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज हो रहा है। अब देखिए, अब हमारे प्रॉब्लम अब चालू होता है, वेन डायग्राम पर मैं कुछ प्रॉब्लम आज करवा रहा हूँ। अरे डरने की जरूरत ही नहीं है बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, जितना यूज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। आपको इतनी बार यूज करेंगे कि अपना आप याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। ये अब देखो इधर इसमें हम वेन डायग्राम की प्रॉब्लम कैसे करते हैं ये समझना, बहुत इजी टाइप से प्रॉब्लम सोल्व होगी, ये समझना आप। मैं एक पहली प्रॉब्लम ले रहा हूँ, तो 1-2 प्रॉब्लम मैं आज लेता हूँ, बाकी का हम कल करेंगे। जैसे पहली प्रॉब्लम, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, in a group of students 80 can speak Hindi, 80 can speak Hindi, 60 can speak English, 60 can speak English, 40
and 40 can speak both English and Hindi. 40 can speak both English and Hindi. आपसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो कैसे करेंगे, इधर समझो, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। सबसे पहले बेटा आपके कॉमन पार्ट पे आप टारगेट करोगे हमेशा। कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले जो इनका सबका कॉमन पार्ट होगा उस पर टारगेट करोगे, बीच वाला पार्ट, हिंदी एंड इंग्लिश। तो कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ रहे हैं बेटा? 40। तो मैं यहाँ 40 लिख दूंगा, या मैं यहाँ 40 लिख दूंगा। सबसे पहले मिडिल वाले पार्ट पर टारगेट करोगे बेटा सर, और कहीं टारगेट नहीं करोगे, पहले मिडिल वाले पार्ट पर टारगेट करोगे। अब आपका दोनों का बीच का पार्ट आ गया 40। अब हिंदी में कितने लोग थे बेटा? 80 में से 40 यहाँ आ चुका है, तो बचा कितना? 80 में से 40 कॉमन में आ चुका है, तो बचा कितना? 40। अच्छा, इंग्लिश में टोटल 60 थे, कॉमन 40 है, तो कितना बचा? 20। बिल्कुल सही है। अब काउंट कर लो बेटा कितने स्टूडेंट हो गए टोटल? 100 स्टूडेंट हो गए। बस इतना सा काम करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 100, ये इतना सा काम, सीधा सीधा बड़ा इजी सा काम है। जब भी इस वेन डायग्राम पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बिल्कुल मिडिल पार्ट पर टारगेट करोगे, सबसे पहले कॉमन पार्ट पर टारगेट करके बाकी की वैल्यू लिखते जाओगे, अपना आप आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे बेटा, कोई चिंता करने की बात नहीं। क्लियर है? ये वाला प्रॉब्लम सबको क्लियर है बेटा? चलो एक और करता हूं बेटा, देखो देखो। In a class of 80 students, in a class of 80 students, 35% student can play only cricket। only लिखा हुआ है बेटा, अभी समझाऊंगा only का क्या मतलब होता है। 45% can play only table tennis, only table tennis, and remaining student can play both the game। remaining student can play both the game। Find the number of students who play cricket। Find the number of students who play cricket। बड़ा इजी प्रॉब्लम है, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा आपको। ये है हमारा क्रिकेट, ये है आपका टेबल टेनिस। ओनली क्रिकेट का मतलब ये वाला पार्ट बेटा, ये कितने परसेंट है? ये वाला पार्ट। ओनली क्रिकेट मतलब ये वाला पार्ट 35%। ओनली टेबल टेनिस का मतलब ये वाला पार्ट। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो कितना परसेंट हो गया? ये 35% और 45%, कितना परसेंट हो गया बेटा? 80। तो जो बीच वाला पार्ट बचा है ये आ गया हमारा 20%। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बीच वाला पार्ट बचा हमारा 20%। तो बेटा क्रिकेट टोटल क्रिकेट ये भी और ये भी है, तो बेटा क्रिकेट कितने परसेंट हो गए? 55% हो गए। किसका 55%? 80 का। निकालो 55% ऑफ 80। 80 का 55% निकालना बेटा 44। सिंपल सी बात। तो 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। आया समझ में बेटा? ये सबको समझ में आया? तो इस तरह से हम ये वाली प्रॉब्लम करेंगे। कल हमारा पार्ट है बस सिर्फ प्रॉब्लम्स करना। कल की जो क्लास होगी इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो कल
हाँ बेटा, ये आया समझ में सबको?